सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों को और सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आरती, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे कार्यक्रम में। और देखिए, उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता कमेंट्स भी लिखेंगे, हमारी बहनें भी कमेंट्स लिखेंगी। और पहले तो ये बताइए कि आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो आज हम सखियों को बता दें कि आज किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज इंटरनेशनल स्ट्रेंज म्यूजिक डे है, तो इस पर बातचीत करेंगे। पैरालंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक की भी बात करेंगे। जी हाँ, और साथ ही करियर के अंतर्गत हम बात करेंगे होम्योपैथिक में करियर, और साथ ही होंगी बातें कुछ रसोई घर की देखभाल की। हाँ, क्योंकि बरसात का मौसम है ना आरती, तो सावधानी तो होनी ही चाहिए। जरूरी है। हाँ, तो रसोई घर में भी क्या सावधानियां हम बरतें, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज विश्व स्ट्रेंज म्यूजिक डे की, क्योंकि देखिए ये समय भी ऐसा है जब ये दिन मनाया जाता है, यानी कि 24 अगस्त का दिन। और आजकल देखिए बारिश भी खूब है, तो सारा समा कुछ इसी तरह का है कि संगीतमय हो गया, गाइयो स्ट्रेंज हो जाता है। जी, तो बड़ा ही सुंदर समय है और विश्व स्ट्रेंज डे म्यूजिक डे आज के दिन मनाते हैं। तो संगीत में रुचि रखने वाले ऐसे व्यक्ति जो नए नए आयाम संगीत में जोड़ना चाहते हैं, नए, चाहे वो देसी हो या परदेसी, यानी कि पाश्चात्य। तो ये दिन न्यूयॉर्क शहर के संगीतकार पैट्रिक ग्रांट द्वारा सर्वप्रथम शुरू किया गया। असल में उनका ये कहना था कि संगीत जो है उससे हमारा जुड़ाव होना ही चाहिए, और उन्होंने शायद नए नए आयाम लाए संगीत में, और इस वजह से उन्होंने ये एक कहते हैं कि एक तरह से कि मतलब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया कि किस तरह से हम संगीत को और आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने जगह जगह होने वाले कॉन्सर्ट्स पर भी ध्यान आकर्षित कराया लोगों का, जिससे कि जो युवा पीढ़ी है वो संगीत के प्रति आकर्षित हो सके, वो संगीत से जुड़ सके। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए देखिए कॉन्सर्ट्स की जो शुरुआत हुई थी, तो वो एक तरह से कहा जाता है कि शायद इसको बहुत ज़्यादा नाम दिया पैट्रिक ग्रांट ने ही, क्योंकि कॉन्सर्ट में अक्सर करके देखा गया है कि लोग जो वाद्य बजाते हैं वो वाद्य कई वाद्य ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है, लेकिन कई बार कुछ वाद्य ऐसे भी होते हैं जो कॉन्सर्ट्स में बिल्कुल नए बजाए जाते हैं। तो वो इसी के पक्षधर थे, और उनका ये मानना था कि संगीत जो है वो उसकी धुनें जो हैं वो हम सभी को आकर्षित करती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक वाद्य यंत्र ही हो, बल्कि उनका ये मानना था कि हम किसी भी चीज़ से, या कोई ऐसी चीज़ है जो घर में भी पाई जाती है, से हम संगीत को रच सकते हैं, तो संगीत को हम रच सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह की धुनें बनाने के लिए सबसे आग्रह किया। जी, और साथ ही देखिए म्यूजिक या संगीत ऐसी चीज होती है इसे हम बांध नहीं सकते किसी भी चीज के लिए कि सिर्फ वाद्य यंत्र है या इसी वाद्य यंत्र से हम इसी को बजा सकते हैं। तरह के तरीके के निकले हैं, अभी भी फिर से नए इजाद हो रहे हैं लगातार, तो किसी भी तरह से हम म्यूजिक को अपने से जोड़ के रख सकते हैं और या म्यूजिक से जुड़ सकते हैं। जी, और जिस तरह से कि ये वादियां हैं, ये प्रकृति है, इसमें सारी चीजें हैं, उसी तरह से संगीत भी है। तभी तो देखिए आजकल बारिश का मौसम है, तो ये भी देखा जा सकता है कि जो पानी की बूंदें जब तालाब में, पोखरों में या नदियों में पड़ती हैं, या हम पेड़ के पत्ते पे भी पड़ती हैं, पेड़ के पत्तों पर पड़ती हैं, और बूंदें जब उसमें से ढलती हैं तो एक तरह का संगीत होता है। तो बड़ा ही अलग सा संगीत ये चाहते थे पैट्रिक ग्रांट कि शुरू किया जाए, और इसे सारे लोग बड़ी हंसी खुशी बजाना सीखें और इसका लुत्फ उठाएं और संगीत का मजा लें। तो इसीलिए विश्व स्ट्रेंज म्यूजिक डे आज के दिन हम मनाते हैं। तो अब कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक गीत और उसके बाद बातें। तेरी तलाश मुझको लाई कहाँ कहाँ से, सुन ले मेरा फसाना अब तो मेरी जुबान से। मैंने वहीं वहीं पर सजदे किए हैं तुझको, जुल्फों को तू उड़ाती गुजरी जहां जहां से।
देखा देखा है चीन हमने, लेकिन कहीं न देखा तुझसा हसीन हमने। कोई भी जब न पाया तेरे मुकाबले का, आवाज तुझको दी है ओ नाज़नीन हमने। ओ यार जुल्फों वाले, दिलदार जुल्फों वाले, जुल्फों ने मुझको मारा, खमदार जुल्फों वाले, खमदार जुल्फों वाले। ज़ुबाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम। ज़ुबाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम। ज़ुबाने यार मंसूर की। वफा हसीना हाथों में हाथ ले ले, काम आएगा ये तेरे दीवाना साथ ले ले। दीवाना कोई मुझसा तुझको नहीं मिलेगा, चाहे तो एक नजर में कुल कायनात ले ले। ओ यार जुल्फों वाले, दिलदार जुल्फों वाले, जुल्फों ने मुझको मारा, खमदार जुल्फों वाले, खमदार जुल्फों वाले। ज़बाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम। ज़बाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम। ज़बाने यार मंसूर की। मस्ती में हर कदम पर गिर कर तेरा संभलना, बल खाना बांकपन से जुल्फों का ये मचलना। मैं तो हर एक अदा को आंखों से चूम लूंगा, दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया से बच के चलना। ओ यार जुल्फों वाले, दिलदार जुल्फों वाले, जुल्फों ने मुझको मारा, खमदार जुल्फों वाले, खमदार जुल्फों वाले। ज़ुबाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम। ज़ुबाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम। ज़ुबाने यार मंसूर की। तेरी ज़ुबान जुदा है, मेरी ज़ुबान जुदा है, पर दिल को क्या करूं मैं, दिल तुझ पे आ गया है। एक इश्क है कि जिसका मज़हब नहीं है कोई, हर रंग आशिकी में एक रंग हो गया है। ओ यार जुल्फों वाले, दिलदार जुल्फों वाले, जुल्फों ने मुझको मारा, तुमदार जुल्फों वाले, दिलदार जुल्फों वाले। ज़बाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम।
ज़बाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, ज़बाने यार मंसूर की। देखिए, संगीत को सरहदें बिल्कुल बांध नहीं सकती जी। हैं, और ऐसा ही कुछ कहा था अभी आरती आपने भी। तो ऐसा ही संगीत हमने सुना, और कहाँ कहाँ से, देखिए किन किन शहरों से, देशों से घूमता हुआ ये गीत हम तक आया। और इसी तरह से हमारे जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं वो टोक्यो पहुंच चुके हैं, क्योंकि जी। टोक्यो में पैरालंपिक गेम्स शुरू होने वाले हैं, और आज से बल्कि कहते हैं कि जी। शुरू हो गए। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक ये खेल चलेंगे। और पैरालंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक की आज बात करते हैं हम जी। सखी विशेष में। जी हाँ, बिल्कुल। वो शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, तैराकी, मोटर रेसलिंग से जुड़ी हुई पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। साथ ही 2016 में उन्होंने रियो पैरालंपिक में शॉट पुट और गोला फेंक में रजत पदक हासिल किया था। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भाला फेंक, जेवलिन थ्रो और शॉट पुट में कांस्य पदक जीत चुकी हैं, जो कि अब भारतीय पैरालंपिक कमेटी की अध्यक्ष भी हैं। हाँ, और दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 को सोनीपत हरियाणा में हुआ। पिता बालकृष्ण नागपाल और मां का नाम वीना नागपाल है। 27 जून 1989 को उनका विवाह भारतीय सेना के अधिकारी विक्रम सिंह मलिक के साथ हुआ था। उनकी 2 बेटियां हैं, अंबिका और देविका। दीपा मलिक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय और फोर्ट विलियम्स से कलकत्ता में हुई। वो सामाजिक कार्य भी करती हैं और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए कैंपिंग भी चलाती हैं। उन्हें लिखने का भी शौक है, लिखती भी हैं। जी, और भारतीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने कई स्वर्ण और रजत पदक भी प्राप्त किए हैं। इन्होंने वर्ष 2009 में शॉट पुट में पहला कांस्य पदक जीता था, और इंग्लैंड में इसके बाद हुई प्रतियोगिता में शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, और इसी वर्ष चाइना में पैरा एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता उन्होंने। और उसके बाद 2011 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने जीता। वर्ष 2012 में मलेशिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन और डिस्कस थ्रो में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2014 में चाइना ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बीजिंग में शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ, और इसके अलावा भी तमाम देश विदेश में हुई प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपने नाम कई और पदक किए, और रियो पैरालंपिक खेल में उन्होंने 2016 में दीपा मलिक जी ने शॉट पुट में रजत पदक हासिल किया और दूसरे स्थान पर रहीं, और इस प्रकार पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई। हाँ, और भारत की पहली महिला हैं वो, जिन्हें हिमालय कार रैली में आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2008-9 में उन्होंने यमुना नदी में तैराकी और स्पेशल बाइक सवारी में भाग लेकर 2 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज किया। सन 2007-2008 में ताइवान और बर्लिन में जेवलिन थ्रो और तैराकी में भाग लेकर रजत और कांस्य पदक भी इन्होंने हासिल किया। जी हाँ, और वर्ष 2012 में अर्जुन अवार्ड, साथ ही वर्ष 2017 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाँ, और अब पैरालंपिक के खिलाड़ी जो हैं वो टोक्यो में टीम पहुंच चुकी है। तो आज से शुरू हो रहा है, और हम सबको इंतजार है कि इस पैरालंपिक में देखें कि क्या पदक आते हैं। वैसे भी आरती, देखिए कि जो ये खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं हम सब के मनोबल को बहुत ऊंचा रखते हैं, और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम जब भी ये खेल के लिए देश विदेश में जाते हैं तो हम इन्हें पूरी तरह से चेयर अप करें। बिल्कुल, वो तो बनता ही है। तो अब सुनते हैं एक गीत। जी।
प्यार का सौदा करते हैं एक बार, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। चाहे मिट जाए चाहे मर जाए, चाहे मिट जाए चाहे मर जाए, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। इश्क तेरा आग है तो इसमें जलते जाएंगे, मौत हो या जिंदगी हम साथ चलते जाएंगे। हम वो नहीं है प्यार के राही जो दुनिया से डर जाए, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। चाहे मिट जाए चाहे मर जाए, चाहे मिट जाए चाहे मर जाए, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। चाहे बदले आसमां और चाहे बदले ये जमीन, आँख नीचे हो वफा की ऐसा हो सकता नहीं। हम तूफान में डाल के कश्ती डूब के पार उतर जाए, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। चाहे मिट जाए चाहे मर जाए, चाहे मिट जाए चाहे मर जाए, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। आरती, ये सुंदर गीत हमने सुना और सुनवाया अपनी सखियों को, अपने श्रोताओं को। और आगे बढ़े इससे पहले बता दें कि एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का वो गीत था जो हमने पहला सुनवाया, जी। और जिंदगी फिल्म का ये गीत था हम प्यार का सौदा करते हैं। जी। और अब समय है करियर के बारे में हाँ। बात करने का। जी। तो करियर में आज हम लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए और सखियों के लिए होम्योपैथिक में करियर। तो इसमें आपको योग्यता जो चाहिए, पहले हम वो आपको बता देते हैं कि अगर आप होम्योपैथिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक विकल्प के तौर पे चुनना चाहते हैं अपने लिए, तो आपको 10वीं के बाद आपको साइंस लेना होगा और साइंस स्ट्रीम से पीसीबी विषयों का चयन करना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। कहीं कहीं गणित का भी विकल्प होता है, और साथ में अगर इन सब के साथ गणित यानी कि मैथ्स है तो भी और भी अच्छा, मतलब मैथ्स आप ले लेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। और सबसे प्रचलित डिग्री जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए है BHMS कोर्स। इसके माध्यम से इन विषयों का चयन करें और अपनी तैयारी पूरी करके अच्छे अंकों से पहले पास हो जाइए, और फिर कम से कम 50 अंक आपके होने ही चाहिए अगर आपको लेना है ये। हाँ, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BHMS के अलावा कुछ और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं आरती। और ये कोर्सेज जो होते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स अगर किया जाए तो ये 3 महीने का होता है, कम अवधि का होता है। BHMS होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए अधिकतर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के तहत ही एडमिशन लेते हैं, और इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय स्तर और कुछ राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं। ठीक है। और इसमें और जो अगर आप कॉलेज भी चुनना चाहते हैं, जो कौन से कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद आप चयन कर सकते हैं आपको कौन से कॉलेज में जाना है। और उसके कुछ नाम आपको हम सुझा सकते हैं।
जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कोलकाता है, भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है पुणे में, और गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है बेंगलोर में। इसी प्रकार फरीदकोट और भोपाल में भी कई जगह अन्य जगहों पे हैं कॉलेज, जो आप सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं उसके बारे में। और दिल्ली में भी हैं। तो इस तरह के कई ऐसे भी कॉलेज हैं जो राज्य स्तरीय है, मतलब शिक्षा, यानी कि जो गवर्नमेंट और जहाँ पर एग्जाम होते हैं, तो वैसे भी आप कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम दे करके पास कर सकते हैं। और ऐसे प्राइवेट भी हैं जिनमें एडमिशन होते हैं। तो आजकल होम्योपैथिक की डिग्री बहुत लोकप्रिय इसलिए भी होती है आरती कि देखिए, ये पहली बात तो ये है कि इसमें कम खर्च भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो शरीर के अंग होते हैं उनमें कहते हैं कि इनका नकारात्मक प्रभाव बड़ा ही कम होता है या ना के बराबर होता है। तो इसलिए भी ये भी बात है, क्योंकि आजकल की जो प्रकृति कुछ इस तरह की हो रही है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादातर जो दवाएं हैं उनसे लोग दूर ही रहें। इसी वजह से देखिए कितने योगासन और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मरीजों के लिए शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली को ट्रिगर करता है होम्योपैथिक, और बहुत फायदेमंद भी है। इसमें चिकित्सा विज्ञान की जो त्वचा विशेषज्ञ है, मतलब त्वचा विशेषज्ञ के तौर पर भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। महिलाओं के लिए भी विशेष चिकित्सा है, और बच्चों की चिकित्सा की भी विशेष स्ट्रीम्स हैं, यानी कि अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जिनमें आप होम्योपैथिक का कोर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई होम्योपैथिक का कोर्स करेंगे तो कहीं डॉक्टरी की डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी आपको। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर बिल्कुल लगा सकेंगे। और पर्सनल इंटरव्यू भी होता है इसमें, एग्जाम के बाद होता है, जिसमें कि उम्मीदवारों के कौशल और क्षमताओं को आंका जाता है। और इसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं नीट के थ्रू, जैसे कि NET नीट NEET वाला होता है जो नीट होता है, और साथ ही इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस पे अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इसमें मिलेगा, आप लिंक पे सर्च कर सकते हैं जाके। और कोर्स की अवधि 5 वर्ष से 6 महीने की होती है, जिसमें 4 वर्ष 6 महीने शैक्षणिक सत्र चलता है उसका, और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और प्रत्येक वर्ष में क्या पढ़ाई होती है उसके बारे में आप सिलेबस पूरा चेक कर सकते हैं। यानी कि जब इंटर्नशिप आपको करनी है तो वो एक तरह से प्रैक्टिकल हो जाएगा कि, और उसके बाद आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। और दूसरी एक चीज़ और है कि अगर अलग अलग वेबसाइट्स पर आप जाएंगे, देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको दिक्कतें भी बहुत कम आती हैं उसमें, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं तो वो आपको दिख जाती हैं। उसमें कितनी फीस होगी, क्या होगी, वो भी पता चल जाता है। और साथ ही साथ जो हॉल टिकट होते हैं उन्हें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आप रिजल्ट्स को भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी सहूलियत हो जाती है। और फीस की अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया आरती कि सरकारी और निजी कॉलेज दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो दोनों जगह की फीस जो है वो भी अलग अलग होती है। वैसे अंदाजन ये कह सकते हैं कि 2 से 3 लाख रुपए भी हो सकती है फीस, और मेडिकल की ये फीस है। और इसके बाद इसमें जो भी सामान इस्तेमाल होते हैं, यानी कि मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, वो आपको जो घर में पढ़ाई के लिए ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों के खर्चे, और उसके बाद अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो वो भी एक बात अलग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को देखना ऑनलाइन, सबसे पहले आप इसको देख लें। जी। और BHMS के बाद आपको राज्य के होम्योपैथिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है, यानी कि आपको अपना पंजीकरण कराना होता है कि आपने ये डिग्री ली है। और देश में सरकारी या निजी संस्थान में डॉक्टर आप बन सकते हैं फिर, या किसी कॉलेज में आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, और रिसर्चर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। कहीं भी आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोर्स हम कर लेते हैं तो उसके बाद ऐसा सोचते हैं कि शायद इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, डिग्री तो अपने हाथ में है और अब हम अपनी निजी क्लिनिक खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम भी देने पड़ते हैं। अगर आप सरकारी संस्थान में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एग्जाम होते हैं, यानी कि डिग्री हासिल करना एक अलग बात है, और सरकारी संस्थान में फिर आपको एग्जाम देने के बाद में फिर वहां पर जो चयन प्रक्रिया होती है उससे आपको गुजरना पड़ता है, फिर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं। जहां तक निजी संस्थानों का सवाल है तो आपको ये देखना पड़ता है कि निजी संस्थान अगर आपको चलाने हैं, निजी अगर क्लिनिक चलाना है तो आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात एक और है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ भी इस वजह से भी होना बहुत जरूरी है कि आप उस क्षेत्र
क्षेत्र में एक डॉक्टर के तौर पर, यानी होम्योपैथिक डॉक्टर के तौर पर आप वहाँ रजिस्टर हो जाएं। जी, तो इससे पता चलता है कि जो फला व्यक्ति ने अगर होम्योपैथिक की कोई डिग्री हासिल की है तो वो पूरी तरह से दक्ष हैं कि वो होम्योपैथिक क्लिनिक को चला सकते हैं या किसी संस्थान में काम कर सकते हैं। तो बड़ी सारी सुविधाएं भी हैं आजकल, और होम्योपैथिक कह सकते हैं कि आयुर्वेद और होम्योपैथिक दोनों ही आजकल बहुत, तो करियर ऑप्शन तो है ही है। तो आप जितने भी इसके चाहने वाले हैं, होम्योपैथिक को मानते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो भी बच्चे हैं वो इसमें जरूर आगे आएं। और अब सुन लेते हैं एक गीत। जी छलिया फिल्म से ये गीत हमने सुनाया अपनी सखियों को। आरती, बारिश का मौसम है और देखिए जब ये मौसम आता है तो जितना अच्छा लगता है उतनी सारी परेशानियां भी लेकर आता है, और शायद इसीलिए हमने जो करियर गाइडेंस में बात की होम्योपैथिक की, ये काफी लाभकारी रहेगी। और मीठी मीठी गोलियां भी होती हैं, ये तो बताना भूल ही गए। इसकी बहुत छोटी छोटी सी मीठी मीठी गोलियां होती हैं, तो जिनको अगर कोई तकलीफ है तो वो खासकर बच्चे बड़ा पसंद करते हैं।
तो इस छोटी छोटी गोलियों को ज़्यादा नहीं 3 से 4 ही देते हैं डॉक्टर्स तो उसे आराम से होम्योपैथिक को ट्राई किया जा सकता बिना है। नाक बहुत सिकोड़े बच्चे खा लेते हैं। बड़े पसंद से खाते हैं। एक बार दूध पीने में तो इस तरह से नाक बहुत सिकोड़ सकते हैं, लेकिन मीठी गोलियां खाने में बिल्कुल नहीं। और ये मौसम, इस मौसम की हम बात कर रहे थे कि देखिए मौसम तो ये बड़ा भीगा भीगा सा है, भीगे भीगे से नगमे भी हम सुन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक सावधानियां भी हमें बरतनी बड़ी ज़रूरी होती हैं। और ये सावधानियां जो होती हैं वो हर तरह से कह सकते हैं कि हमें बरतनी चाहिए। चाहे हम अपने घर के चीज़ सामानों के रख रखाव की बात करें, या हम घूमने फिरने जब जाते हैं तब उस समय हमें क्या सावधानियां बरसात के मौसम में होनी चाहिए। सावधानियां तो कोई भी होनी चाहिए, लेकिन बरसात के मौसम में खासकर देखा जाए तो रसोई की भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और देखें तो जो चीज़ें होती हैं रसोई में, खाने पीने की चीज़ें, वो तो ज़्यादा ही होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सावधानी ज़्यादा ही चाहिए। बिल्कुल। और इसमें जब भीगा रहता है ना मौसम, तो उसमें ये रहता है कि गंदगी और चिपकने वाली चीज़ें बहुत हो जाती हैं, क्योंकि हर जगह पानी पानी नमी रहती है ना पूरे में, तो उसकी वजह से गंदगी बहुत होने लगती है और चिपकने लगती हैं चीज़ें, और मतलब गंदगी बहुत फैल जाती है किचन के अंदर। और तेल मसाले हैं, फल सब्जियां हैं, सभी की साफ सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वो डिब्बे होते हैं उनके अंदर, वो कभी कभी होता है वो जम जाते हैं नीचे मसाले, क्योंकि नमी आ जाती है उसमें, खराब होने लगते हैं, फफूंद आने लगती है। तो बहुत ही देख के आप उसको प्रयोग करें। जब भी खोल के देख लीजिए पहले कि वो सही है कि नहीं, उसमें कोई फफूंद तो नहीं लग गई है, तभी आप उसका प्रयोग करें देखने के बाद। और क्योंकि गंदगी से बैक्टीरिया पनपते हैं, तो बहुत सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हाँ, और एक चीज़ और है कि देखिए बरसात के समय में जो नमी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसी वजह से जो फफूंद है या जो फंगस है वो चीज़ों पे लगते हैं। चींटियों की भी अगर बात करें तो बरसात के मौसम में बहुत देखा जाता है कि निकलती हैं। भाई वो होता है इसलिए है कि चींटियों के घर में भी जब पानी चला जाता है तो वो भी जो है अपना आशियाना तलाशती हैं, और इस तरह से घूमती फिरती जो है सोचती हैं कि कोई किसी सूखी जगह पे अगर आ जाया जाए तो बड़ा अच्छा है। तो चींटियों से भी बड़ी सावधानी है बरतनी चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और है आरती, कि कई बार हम इस कार्यक्रम में बात भी करते हैं कि जो भी कचरे होते हैं, यानी कि जो भी वेस्ट होता है किचन में खासकर देखा जाता है, क्योंकि देखिए खाना भी बनता है तो सब्जियों के छिलके भी होते हैं और फल के जूस भी हम निकालते हैं, तो उनके भी जो बचे हुए होते हैं कचरे वो भी होते हैं। तो गीले कचरे जो हैं वो आप अलग पैकेट में रखें, और आप ये भी ज़रूर देखें कि जिस भी डस्टबिन में आप रखते हैं उसकी समय समय पर अच्छे से सफाई करते रहें। और खासकर कुछ तो ऐसे फल होते हैं जैसे संतरे वगैरह, तो इन्हें हम छीलते हैं और उसके बाद इनके छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन हम इसकी उपयोगिता को कई बार बता चुके हैं कि किस तरह से हम अपनी सुंदरता को निखारने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न सिर्फ सुंदरता बल्कि संतरे के जो छिलके होते हैं उन्हें अगर हम पानी में उबाल लें तो जो सफाई किचन में चाहे तो कर सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म में या कहीं भी आप डाल सकते हैं, तो उससे महक नहीं रहती। जी, जो एकदम कहते हैं सब्जियां, अगर आपने वहाँ पे प्याज भी छीला है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो वो जो बदबू सी आती रहती है वो एकदम खत्म हो जाती है, महक हट जाती है पूरी तरह से। इस तरह से करने से, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि सिरके के बर्तन में, अगर आप किसी बर्तन में सिरके को थोड़ा सा आप डाल लें, सिरके के जरिए आप सफाई करें, उसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डालकर उसे थोड़ा सा उबाल लें, तो उससे भी बदबू खत्म हो जाती है। सिरका बड़ा उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा। और जैसे कि नींबू के पानी के अगर कटोरा है तो उसमें आपने नींबू का पानी नींबू उसमें निचोड़ के डाल दिया पानी में, है ना, उससे भी आप सफाई कर सकते हैं नींबू के पानी से। नींबू के पानी से ऐसे कि नींबू अगर आपके पास है तो आप उसके छिलके, देखिए छिलके की बहुत उसकी उपयोगिता है। कई बार ऐसा होता है कि नींबू निचोड़ा और फिर छिलके को हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन उसे भी आप रखें। कई बार तो ऐसा भी होता है कि गर्मी का, देखिए बारिश के मौसम में पहले से तैयारियां हमारी सखियां करती ही हैं कि किस तरह से बारिश से निपटना है, तो उसी दरमियान कई बार ऐसा भी होता है कि सखियां नींबू के छिलकों को सुखा कर रख लेती हैं, और फिर उसके बाद उसको अगर हो तो आप
मिक्सी में पीस लीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त अगर मिला तो मिला, और नहीं तो फिर आप उसके पाउडर को थोड़े से गर्म पानी में डाल दीजिए और फिर आप उसको कहीं भी किसी भी जगह पे रख दीजिए। खासकर अगर हम नींबू के एक टुकड़े को देखते हैं कि अगर फ्रिज में भी रख देते हैं तो उससे थोड़ी सुगंध आती है, और जो भी सब्जी वगैरह होती है या जो खाने वगैरह की महक होती है वो थोड़ी दूर हट जाती है। एकदम तो ताज़ा, एकदम तरोताज़ा कर देती है हाँ, तो महक। नींबू बड़ा फायदेमंद है। और जब वैसे भी आप जब हरा नींबू लेकर आते हैं बरसात के मौसम में, वैसे भी नींबू बड़े सस्ते मिलते हैं, तो जब लेकर आते हैं तो आप नींबू के छिलकों को बिल्कुल ना फेंकें, बल्कि उसे कटोरे भर पानी में उबाल लें। और जब आप उसको उबालेंगे, उससे सफाई करेंगे, या तो प्लेटफॉर्म की सफाई कर लें, या कई बार ऐसा भी होता है कि बर्तनों को जब साफ किया जाता है तो उन बर्तनों को भी अगर नींबू के पानी का थोड़ा सा छिड़काव कर दिया जाए या धो दिया जाए उससे एक बार, तो उनमें भी दुर्गंध जो है पूरी तरह से समाप्त हो और चमक जाती है। जाते हैं एकदम से बर्तन। हाँ, और बेकिंग सोडा भी इसी तरह से काम में लाया जा सकता है, क्योंकि स्लैब जो होती है जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ पर कई बार चिकनाई हो जाती है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी तरह से सफाई और रोजाना सफाई होनी बहुत चाहिए, जरूरी है। चाहे डस्टबिन की हो, चाहे स्लैब की हो, चाहे जो टाइल्स होती हैं उनकी हो। तो ये सफाई बराबर लगातार होती रहनी चाहिए। रात में जब हम खाना वगैरह बना लेते हैं तो उस वक्त भी देखें कि कोई भी जूठन वगैरह न रहे, क्योंकि उससे भी बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो पनपते रहते हैं। गैस के बर्नर में भी आप देखें कि जब खाने का या कोई चीज़ भी अगर उबल के गिर गई हो तो उसे आप साफ कर दें, तो उससे क्या होगा कि दुर्गंध भी नहीं आएगी, और बहुत सारे बैक्टीरिया जो इस तरह के पनप जाते हैं, कॉकरोचेस वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, तो उनसे कुछ निजात मिल सकती है। बिल्कुल। और साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि किचन की टाइल्स और दीवारों की चिकनाई हटाने के लिए एक स्प्रे बोतल में ऐसी रहती है आपके पास जो भी, तो उसमें 2 कप सिरका डाल लीजिए और 2 कप पानी मिलाकर एक मिश्रण बना लीजिए और टाइल्स पर आप स्प्रे कर सकते हैं। और उस स्प्रे करने के बाद आप किसी भी कपड़े से उसको पोंछ दीजिए। एकदम टाइल्स चमक तो जाएंगी ही, और बदबू या किसी भी तरीके का आपको इस तरह का महक, ये सब चीजें हट जाएंगी वहां से। क्योंकि स्प्रे बॉटल जो होती हैं आरती, वो बहुत ही अच्छी होती हैं कि जब हम किसी नींबू के पानी को तैयार करते हैं या किसी तरह का घोल तैयार करते हैं, या बेकिंग सोडा जो सभी के किचन में मिल जाता है उसके घोल को तैयार करते हैं, तो जब उसको हम एक बाउल में लेते हैं या कपड़े में लेते हैं तो उसे कई बार इधर उधर गिरने का भी डर होता है। तो अच्छा ये है कि स्प्रे जो बॉटल होती है, जिसे कई बार हम पौधों में भी स्प्रे करते हैं, तो उसी तरह की आप एक बॉटल ले लें और उसमें आप बनाएं, जिससे कि जब आप स्प्रे करेंगे उसको तो वो जहां जहां जाना चाहिए, जहां जहां पड़ना चाहिए उसी जगह पे पड़ेगा, और फिर आप उसको सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। एक चीज और बड़ी जरूरी होती है कि जब हम किसी भी काम को करते हैं किचन में, तो उसमें ये देखें कि ज्यादा से ज्यादा नमी जहां पर है, मतलब पानी जो है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो कम से कम पानी का इस्तेमाल जब करें वहां पर, एक तो कम पानी का इस्तेमाल करें, बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये कि गीली चीजों को बहुत ज्यादा गिराए ना, और अगर गिर गई है तो बहुत अच्छे से उसको तुरंत का तुरंत आप साफ कर दें जी। और अब आगे बढ़े या एक गीत सुन लेते हैं? एक गीत सुन लेते पहले। चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले। बात चले तो आंचल ढलके, पग पग रूप गगरिया
आरती अपनी सखियों को बता दें कि काजल फिल्म से हमने इस गीत को लिया और इस गीत के पहले हमने सुनवाया था छलिया फिल्म का गीत। और अब हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि बरसात के दिनों में अनाज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं तो बरसात जाने के बाद ही सामान स्टोर करने लगी हूँ। ज़रूरी सामान में दवाइयाँ और मेडिकेटेड जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो उनको थैली में बांध कर रखती हैं और अच्छी तरह से धोकर फिर उपयोग में लाती हैं। एयर टाइट डिब्बों में सामान रखती हैं, खासकर बिस्किट वगैरह जो हैं और ड्राई फ्रूट्स और दाल वगैरह हैं। और एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि आजकल बरसात के दिनों में रसोई घर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। नमी के चलते चावल, साबुत मसाले, साबुत अनाज, मूंग, चना और इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो उन्हें धूप में दिखाएं। और इन्होंने ऐसा लिखा है, ये इनका मानना ये करती हैं ऐसा कि कम मात्रा में मंगवाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग मंगवा लेते हैं तो फिर अगर उसकी खपत नहीं होती है तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो कहती हैं कि कम मात्रा में मंगवाती हैं, यानी ज़्यादा मंगवाकर स्टोर नहीं करती हैं। और डब्बे या इन्होंने पॉलीथीन बैग के बारे में लिखा है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि भाई आप पॉलीथीन बैग का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और फ्रिज में रखती हैं। और पापड़ और मैदा, बेसन, ये चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं जी। और सूजी भी जल्दी ख़राब होती है, जिसे रवा कहते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रिज में हम रख सकते हैं। ये भी कुछ चीज़ें जो हैं वो रखती हैं फ्रिज में। जी, वो उससे सही रहती हैं, साफ रहती है। जैसे कि अगर आपको जब भी इस्तेमाल करना हो तो आप उसे बाहर थोड़ी देर पहले ही निकाल लीजिए बाहर, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसे। बिल्कुल। और अगर हम अब बात करते हैं सिंक की सफाई की, तो थोड़ा बेकिंग सोडा आप उस पर छिड़क सकते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए वैसे ही। उसके बाद आप नींबू का छिलका अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो उसके साथ में आप उसको घिस दीजिए, साफ कर दीजिए। थोड़ा सा भी रब करेंगे तो एकदम चमक जाएगा, वो एकदम नए के जैसा चमक जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। और साथ ही ओवन वगैरह रहता है ना, तो उसकी भी सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसको हम प्रयोग करते रहते हैं लगातार, लेकिन सफाई पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो उसमें भी बैक्टीरिया आ सकते हैं, ख़राब हो सकता है वो। तो उसको भी साफ करने के लिए, जैसे गैस चूल्हा है या बर्नर है या कैबिनेट्स हैं, तो उसके लिए भी आप बेकिंग पाउडर बहुत ही अच्छा रहता है, तो उसको गुनगुने पानी में आप मिलाकर उसका एक घोल तैयार करके रख लीजिए और उसी से आप पोंछ सकते हैं आराम से कपड़े की सहायता से। तो एकदम साफ भी हो जाएगा और जितने भी इसमें कीटाणु वगैरह वो भी सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि नींबू के पानी को भी कुछ समय के लिए रख सकते हैं वहाँ पे इसमें ओवन के अंदर, उससे भी थोड़े से हल्के टेम्परेचर पे, जिससे कि वो जो उसके अंदर जो बदबू हो जाती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, महक ख़त्म हो जाएगी उसके अंदर से, और बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा। और जैसे कि प्लास्टिक के डिब्बे रहते हैं कुछ लोगों के घर में, जो प्लास्टिक में के डिब्बे में सामान रखते हैं, तो उसमें भी आप अगर बेकिंग सोडा वाले पानी में किसी टब में बना लीजिए ऐसा पानी, इसमें आप डाल दीजिए उन डिब्बों को बेकिंग सोडा के पानी में, तो 10 मिनट के लिए भी अगर आप डालेंगे तो बिल्कुल बैक्टीरिया मुक्त हो जाएंगे डिब्बे भी, और एकदम चमक जाएंगे, साफ हो जाएंगे एकदम। ये तो देखा गया है आरती कि जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, किसी भी अप्लायंसेस को इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आराम तो बहुत हो जाता है। जैसे फल का रस निकालना है तो फिर उसके लिए भी मशीन हो गई, मसाला पीसना है तो उसके लिए मिक्सी हो गई, और तरह तरह की चीज़ें चल गई हैं, जिसमें से ओवन भी है। और कई कई जगह तो ये भी देखा जाता है कि भाई बहुत बहुत सारे बर्नर वाले गैस चूल्हे हमारी सखियाँ इस्तेमाल करती हैं, तो आप इस्तेमाल करिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जितना आराम है इन चीज़ों से, उतनी ही इन चीज़ों की सफाई की भी बहुत ज़रूरत है। तो आप जो ओवन है और जो गैस के बर्नर्स होते हैं, इनमें, और साथ ही साथ देखिए बर्तनों के साथ भी यही समस्या फिर आ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रात की रात सफाई जो किचन की है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और सुबह तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो सुबह फिर काम बड़ा दुगना हो जाता है। तो जो बर्तन वगैरह होते हैं उन्हें भी आप अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखें, और बर्तनों को ख़ासकर जहाँ जिस किचन में रसोई में ज़्यादा तांबे के और लोहे के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, यानी कि लोहे की कढ़ाइयाँ वगैरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और कांसे के बर्तन हो गए, पीतल के बर्तन हो गए, तो ये बर्तन आज भी इस्तेमाल होते हैं।
तो जी। इन बर्तनों में जब हम खाना खाते हैं या इनका जब हम उपयोग करते हैं रसोई में, तो उनमें सावधानी भी बहुत बरतनी चाहिए, जी। क्योंकि ये बर्तन जितने ही सेहत को मतलब फायदा देते हैं, उतना ही कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इन बर्तनों के साफ सुथरा न होने की वजह से ये देखने में भी थोड़े अजीब से हो जाते हैं। जी। तो इन बर्तनों की सफाई करें, जिससे कि वो सुंदर भी लगें और साथ ही साथ सेहत के लिए भी अच्छे रहें। तो अगर इन्हें चमकाना चाहते हैं तो भी नींबू का छिलका बड़ा काम आता बहुत है। काम आता है। और कई बार तो हमारी सखियां अमचूर जी। पाउडर भी डाल देती हैं, जी। तो अमचूर पाउडर भी इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और नींबू के पानी, जैसा कि हम कई बार बता भी चुके हैं कि नींबू का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू के छिलके। और कुछ एक चीज़ें आ गई हैं, जैसे पीताम्बरी वगैरह भी है, जिससे हम पीतल के बर्तनों को और इसको साफ करते हैं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आप साफ सफाई बहुत ज़्यादा करते हैं और किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने कई बार बताया कि नींबू के छिलके वगैरह की बात हम बता रहे हैं, बेकिंग सोडा वगैरह की बात हम जी। बता रहे हैं, जो दुर्गंध को हटाने में बहुत कारगर होता है। तो ये चीज़ें जो है हमारे हाथों के लिए, क्योंकि हमें साफ सफाई करनी है, तो आप पहली बात तो ग्लव्स को पहने, बहुत ज़रूरी और है। हाँ, जिससे कि हाथ जो है वो आपके ठीक रहें। और जब हम किचन की सफाई करते हैं या किचन में किसी तरह से साफ सफाई के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये देखें कि बहुत तेज चीज़ कोई ना हो, जिससे आपके हाथों को कोई नुकसान ना पहुंचे, जी। है ना? तो इन बातों का भी ख्याल रखना बिल्कुल। और बहुत ग्लव्स जरूरी तो है। बहुत ज़रूर पहने, क्योंकि नींबू भी बहुत देर तक अगर आप काम करते हैं नींबू का भी सफाई करने में, तो भी हाथ एकदम सफ़ेद-सफ़ेद से अजीब से होने लगते हैं, तो त्वचा पे असर पड़ता है उसका। तो इसलिए आप ग्लव्स पहनकर ही सफाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और साथ ही अनाज और खासकर अचार की बात तो करना चाहेंगे जी। कि अचार अगर आप बनाए हैं तो उसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें, बरसात शुरू होने से पहले थोड़ा सा अगर सिरका डाल देंगे तो जो उसमें फफूंद होती है या जो मॉइस्चर होता है या जो नमी होती है जो वातावरण में उस बरसात के मौसम में, तो इससे अचार भी बचे रह सकते हैं। अचार को अगर आपको रखना है तो आप प्लास्टिक के डिब्बे का बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, कांच के डिब्बे का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ थोड़ा सा उसमें सिरका डाल दें। तो देखना तो सब चीज़ों को पड़ता है, लेकिन बस ये है कि अगर सिरका डाल देंगे तो थोड़े से हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अचार जो है वो ज़्यादा खराब समय तक चलेगा। हाँ, कुछ समय तक चलेंगे और खराब होने वाले नहीं है। जैसा कि हमारी एक सखी ने बताया भी है कि जो अनाज होते हैं उसमें खासकर देखा जाए तो जौ बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, या कुछ ऐसे अनाज होते हैं जो फली वाले होते हैं या जिनमें बड़े ही अलग तरह के कीड़े पनप जाते हैं। जी। तो इनमें चने की तो बारी मुझे लगता है पहले आती है, जौ है, चना है, और मटर होती है, हरी मटर भी है, सफ़ेद मटर भी है। तो इन चीज़ों को जब आप रखें तो आप ध्यान दें कि इन्हें एयर टाइट जो कंटेनर है उसमें ही रखें, और इससे बर्बादी भी नहीं होती है, और साथ ही साथ जो खाना बनाया जाए उसे उसी वक्त खाकर ख़त्म भी कर दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर वो बर्तनों में फिर रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि नहीं इस्तेमाल हुआ तो फिर वो वही रह जाते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है ये कि आप उसे और ताज़ा खाते हैं तो उसका असर अलग होता है, और बहुत देर बाद बासी खाने का असर अलग रहता है, इसलिए ताज़ा ही खाइए खाना। और अब सुनते हैं एक गीत। जी। दगा दगा वही 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 दगा दगा वही 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 हो गई, तुमसे उल्फत हो गई। दगा दगा वही 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 दगा दगा वही 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 हो गई, तुमसे उल्फत हो गई। दगा दगा वही वही वही।
जगह जगह बई बई बई, जगह जगह बई 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 हो गई, तुमसे उल्फत हो गई, जगह जगह बई बई बई। हम करीब आते हैं तुम और जुदा होते हो, जो चले जाते हैं काहे को खफा होते हो। हम करीब आते हैं तुम और जुदा होते हो, जो चले जाते हैं काहे को खफा होते हो। अब नहीं आएंगे हम तेरे मिलने को सनम, चिकुनम चिकुनम चिकुनम, जगह जगह बई बई बई, जगह जगह बई 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 हो गई, तुमसे उल्फत हो गई, जगह जगह बई बई बई। काली टोपी लाल रुमाल, इस फिल्म का गीत हमने अपनी सखियों को, अपने सुनने वालों को, अपने श्रोताओं को सुनवाया। जी। और अभी हम लोग साफ सफाई की और सामान को स्टोर करके रखने की बात कर रहे थे। तो जैसे दवाएं वगैरह होती हैं, उनको भी एयर टाइट डिब्बों में अगर हम रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगी, नहीं तो दवाएं भी खराब होने लगती हैं। बिल्कुल। फलों और सब्जियों को भी ऐसे ही रखते हैं। जी, बिल्कुल। और कई बार तो हमारी सखियां ऐसा भी कहती हैं कि भाई कोई चीजें हैं, जैसे हमने बताया रवा, सूजी, है ना, तो उसको भी ऐसा करती हैं कि एयर टाइट कंटेनर में करके और फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो क्योंकि उसमें भी कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं और जम जाती, एकदम से बैठ जाती है नीचे, तो वो बेकार हो जाती है, फिर यूज के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, तो हमारी बहुत सारी सखियां ऐसा भी करती हैं कि उसको थोड़ी सी सूखी कढ़ाई में भून करके और उसके बाद फिर ठंडा करके फ्रिज में रख देती हैं। और अचार के लिए तो हमने बताया ही। तो पौधों की भी जरा सी बात कर ली जाए, क्योंकि बारिश में पौधे भी बड़े खूबसूरत लगते हैं और इनकी देखभाल बड़ी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। और कुछ सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि बारिश के मौसम में पौधों को खुली जगह पर ही रखिए, जहां पर पौधों को सूरज की रोशनी और हवा मिलती रहे, क्योंकि कम धूप मिलती है तो पौधे कमजोर हो जाते हैं, तो बहुत जरूरी है उनके थोड़ी बहुत धूप मिलनी। और बारिश के मौसम में पौधों में बारिश की वजह से पानी की अधिकता वैसे ही रहती है, इसलिए पौधों के गमलों में या क्यारी में से पानी निकालने की सही व्यवस्था होनी चाहिए, भरे नहीं रहना चाहिए पानी उसके अंदर। और गमलों के छेद को चेक करते रहिए। और इसके अलावा बारिश होने के बाद गमलों का पानी आप खुद भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसे भरा है तो भरा ही हुआ है। और ये भी कर सकते हैं कि बारिश के मौसम में खाद देते समय ध्यान रखिए कि आप जब भी खाद डालें तब मिट्टी में गड्ढा बनाकर उस गड्ढे में खाद को डालकर फिर मिट्टी ऊपर से उसे बंद कर दें, मतलब मिट्टी ऊपर से ढक दें एकदम अच्छी तरह से। पानी की भी अधिकता बहुत बार होती है कि पानी भी कई लोग डाल देते हैं पौधों में, तो आप देखिए कि अगर बौछार आ रही है, वैसे भी पर्यावरण में नमी है, तो उस वक्त न डालें इतना पानी, बिल्कुल भी मत डालें, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी से भी पौधे खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं उनकी जड़ें, पत्तियां खराब होने लगती हैं। और जैसे कि कई लोग होते हैं दवाई का छिड़काव कर देते हैं पौधे में कि पौधे खराब ना हो, तो अगर आप दवा डाल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि बारिश मतलब आने वाली है, अगर आपको लग रहा है बारिश होने वाली तो उस वक्त मत डालिए, क्योंकि 2 घंटे तक दवाई डालने के 2 घंटे तक उसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पानी पड़ेगा तो वो दवाई का असर नहीं होगा उसके अंदर। तो बहुत जरूरी है, ध्यान रखें पौधों का, और हवा में रखें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जितना हमें पानी से परेशानी हो सकती है, घरों में सामान खराब हो सकते हैं, तो पौधे भी उसी तरह से खराब नहीं हो तो कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि भाई घर के अंदर रख देंगे तो गमलों की मिट्टी जो है वो भी अंदर आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल ना और सोचें। अगर बारिश का पानी भर भी गया गमले में तो तुरंत उसको निकाल दीजिए, थोड़े से उसको टेढ़ा करिए गमले को, निकल जाएगा सारा पानी, क्योंकि उतना ही पानी उसे चाहिए होता है जितना जरूरत होती है, जो बाकी का पानी होता है वो उसको खराब भी करता है पौधे को। हाँ, नहीं आती बड़ी अच्छी देखिए डिशेस भी आती हैं कि अगर आपको गमलों को रखना है और बारिश से बचाना है तो आप उनको गमलों के नीचे एक डिश होती है उसको रख दें, और जो पानी होता है वो उस डिश में, यानी कि वो तश्तरी की तरह से होता है, या तो मोटे प्लास्टिक का बना होता है और या तो फिर किसी और चीज का भी बना हो सकता है, लोहे का भी या लोहे के पत्रों का भी बना हो सकता है, तो वो पानी को रोक लेता है, और इस तरह से जहां भी आप पौधों को रखेंगे वहां साफ सफाई तो रहेगी रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि रहता है ना, कभी कभी हम लोग दवाई इसलिए भी डालते हैं क्योंकि कभी कभी पेड़ों की पत्तियां खराब सी होने लगती हैं, उनमें सफेद सफेद सी धारियां पड़ने लगती हैं, तो बहुत जरूरी होता है दवाओं का छिड़काव करना उनके अंदर। और जैसे कि बहुत से पौधे होते हैं जो अगर थोड़ा सा भी अगर उनके अंदर खराबी आपको लग रही है, स्टार्ट में लग रहा है पेड़ की उसकी पत्ती खराब हो रही है, तो अगर उसमें दवा थोड़ी सी छिड़क दी जाएगी तो वो सही हो जाते हैं पौधे, नहीं तो फिर उसके बाद वो पौधे खराब हो जाते हैं तो वो आपको फेंकने ही पड़ते हैं फिर।
बहुत ज़रूरी है पौधों का भी देखभाल, और इस तरह से हम रसोई घर की तो देखभाल का हमने बता ही दिया है, तो ये जी। चीज़ों की देखभाल रसोई कर घर की सकते हैं। देखभाल इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेहत को भी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ पकाते ही रहते हैं, बरसात है चलो पकौड़े ही निकाल लिए या चाय छान ली। चाय अब पूरे टाइम आप चाय पकौड़े या इस तरह की चीज़ें बनाते रहेंगे तो ध्यान भी रखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सही हैं कि नहीं, साफ़ है कि नहीं, जो जिस पे हम कटिंग कर रहे हैं, जो चॉपिंग जो जो रहता है उसके ऊपर जिस करते हैं उसको भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। बेकिंग सोडा से उसका पानी वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है, आप उसे एकदम अच्छे से साफ़ कर लीजिए, बहुत अच्छे से धो लीजिए उसे, तो वो साफ़ हो जाएगा। तो क्योंकि उसके पास सब कटिंग रहती है, सब काम करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है साफ़ तो रहना उसका। चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारी सखियां इन सब बातों पर ज़रूर गौर फरमाएंगी। और इसी के साथ सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं इजाज़त। सभी को संगीता श्रीवास्तव और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार।